हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा। और अगर आप नीट 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने यह भी समस्या आई होगी। इसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या डालें, हमारे पास कैटेगरी है नहीं, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी या ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस डालने के लिए हम अप्लाई कर दें, या फिर सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, कैसे डालें, टेम्पोररी और परमानेंट एड्रेस में क्या फिल करें ताकि हमको अपना वांछनीय मतलब जो हमको सेंटर चाहिए वो मिल जाए, गैप सर्टिफिकेट डालना है कि नहीं डालना है, और क्वालिफाइंग कोड क्या होना चाहिए। इन सब समस्याओं का समाधान के लिए मैं आपके सामने यह वीडियो लाया हूं। अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके इन सारे सवालों का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट से। देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप डिटेल्स भरना शुरू करेंगे तो यह एक विंडो आपको ओपन होता है, और यह विंडो है आपको रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल्स। अगर आप देख रहे हैं छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप अपना नाम डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, लिंग मेल है ना, पिता का नाम, मम्मी का नाम, राष्ट्रीयता जैसे डाल रहे हैं, और उम्मीदवारों के अनुसार पात्रता की स्थिति, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको जहां से आपने 12th क्लास पास किया है वो स्टेट का नाम डालना है। उसके बाद आपसे श्रेणी पूछ रहा है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके पास बट नेचुरल सी बात है आपके पास परमानेंट सर्टिफिकेट होगा, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, और उसका अप्लाई का यहाँ पर एससी में डालिएगा, श्रेणी एससी एसटी जो भी कैटेगरी से यहाँ पर है, श्रेणी की पुष्टि करें, फिर से आप वही डालेंगे। उसके बाद यहां पर आपको एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। मतलब मान्य और सक्रिय मतलब उस समय जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक सक्रिय होना चाहिए, दैट इज वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो बट नेचुरल सी बात है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और वो अप्लाई करने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो यस मेरे पास है, अगर है तो आप उसको पुट कर सकते हैं, और दूसरा है नो, मतलब आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे आप नो चूज करेंगे उसके बाद यहां पर आपको 3 डिटेल्स और पूछ रहा है। श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन रसीद संख्या, जो आपने अप्लाई किया उसमें रसीद संख्या होगा उसको डालिए, जिस डेट में आपने अप्लाई किया है उसको डालिए, इसमें लिखा हुआ आवेदन की तिथि, और नेक्स्ट लिखा हुआ है पदाधिकारी का नाम जहां श्रेणी प्रमाण के लिए आवेदन किया गया है, तो उस पदाधिकारी का नाम एलॉन्ग विद डेजिग्नेशन, जनरली एसडीएम कार्यालय या फिर आपको तहसीलदार कार्यालय में इसको अप्लाई किया जाता है, वहां का आप डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास स्टेट का एससी एसटी कैटेगरी है, क्या उससे भर दे? आप भर सकते हैं। स्टेट का एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पर जो आप नो कर रहे हैं उसको यस कर दीजिए, और उसका जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। बस एक बार ये देख लीजिएगा कि सेंट्रल लिस्ट में वो नाम है कि नहीं है तो भी आप भर सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी में आप स्टेट के डिटेल्स को। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ओबीसी एनसीएल सबसे पहले आप ये देखिए कि जो जाति से आप बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी एनसीएल में आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तभी आप यहां पर अप्लाई करेंगे ओबीसी एनसीएल, और यहां पे कंफर्म ओबीसी एनसीएल करेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपने 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा तो बट नेचुरल सी बात है कि आपके पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन हो सकता है कि वो वैलिड हो सकता है कि वो वैलिड नहीं हो। कारण ये है कि जो सेंट्रल के ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, और आप देख सकते हैं कि अभी 6 मंथ से ज्यादा हो गया। अगर वो वैलिड नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर दिस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे नो लिखना है। और अगर वो वैलिड है तो आप यस लिख के यहाँ पर सारा डिटेल्स भर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप नो लिखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट में आवेदन का रसीद संख्या या फिर आवेदन की तिथि या फिर पदाधिकारी का नाम जहां पे अप्लाई किया ये सब डालना है, तो वहां पर आप NA डाल दीजिए। क्लियर है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछले साल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है, कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया है वो आपको उसी साल तक वैलिड है, यानी अभी राइट नाउ वैलिड है, आप उसका डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस का यस करेंगे, और जो वो डिटेल है उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस साल नहीं बनवाया है तो आप यहाँ पे फिर से नो लिखेंगे, ईडब्ल्यूएस लिखेंगे, और यहाँ पे NA अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप श्रेणी अपना अप्लाई करेंगे। मैंने 5 श्रेणी के बारे में बताया।
SC ST OBC NCL और EWS। यूआर में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे यूआर फिल करेंगे, ये ऑप्शन वैसे भी नहीं दिखेगा, तो यूआर में कोई किसी भी तरह का कोई भी आपको डिटेल्स कैटेगरी का नहीं मांगेगा। यानी जो हम लोग देख रहे थे उसमें हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी डाले, ओबीसी एनसीएल डाले, ईडब्ल्यूएस डाले, एससी एसटी डाले या फिर यूआर डाले और किस तरीके से उसको फिल करें, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। देखिए जब आप 10th क्लास का डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जब रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स जब यहाँ पर आएंगे ना, तो 10th क्लास का जैसे आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं, आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जैसे आप 10th क्लास का यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है परिणाम मोड, दैट इज रिजल्ट मोड, परसेंटेज ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। टोटल मार्क्स जैसे मान लीजिए आपके 10th क्लास में 600 टोटल था, तो 6 सब्जेक्ट था तो 600 जो मार्क्स आपको ऑब्टेन है, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे सीजीपीए अपलोड कर रहे हैं या सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो सीजीपीए सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए जो बोला जा रहा है ना, तो 10th क्लास का आप अपना रिजल्ट देखिए, वहाँ पे सीजीपीए का जो डिटेल्स है कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। तो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया, सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से लेना है? सबसे पहले अगर आपका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज बेसिस पे दिया गया है या कुछ भी नहीं दिया गया, उसमें सीजीपीए का जिक्र नहीं है, तो परसेंटेज ले लीजिए, टोटल कितना मार्क्स है वो देख लीजिए और आपको कितना ऑब्टेन है, ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सीजीपीए सिलेक्ट करना है, जितना सीजीपीए उसको डालना है और सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना है। तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके 10th क्लास के मार्कशीट में जहां पर सीजीपीए का डिटेल दिया उसको क्रॉप करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्पोररी या परमानेंट एड्रेस। देखिए जहां पर राइट नाउ आप रेसिडेंस कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि जहां पे आपको सेंटर चाहिए, जैसे सपोज करिए हो सकता है कि मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूं लेकिन मुझे सेंटर चाहिए एमपी में, तो मैं एमपी का टेम्पोररी एड्रेस डालूंगा और जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप डालेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप सेम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेम्पोररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड का डिटेल्स या फिर आप जैसे मान लीजिए कहीं बाहर में है तो रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, वकील से एड्रेस प्रूफ बनवा के, पार्षद से एड्रेस प्रूफ बनवा के भी अपलोड कर सकते हैं। बस टेम्पोररी एड्रेस में आपको ध्यान देना है कि ऑप्शंस जो हैं जिसमें आप सेंटर ऑप्शंस फिल कर सकते हैं वो आसपास का ही देगा। तो आप टेम्पोररी एड्रेस वही डालिए जहां पे आप रह रहे हैं या फिर जहां पे आपको सेंटर चाहिए। अदरवाइज दोनों सेम रखेंगे तो परमानेंट एड्रेस के आसपास में आपको सेंटर का ऑप्शन देगा। गैप सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि गैप सर्टिफिकेट लगता नहीं है, गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग में लगता है, तो गैप सर्टिफिकेट के बारे में अभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे नोटरी के द्वारा बनता है। नोटरी मतलब वो वकील जो जिसके पास नोटरी का अथॉरिटी है, उसके पास आप जाएंगे, नोटरी करवा लेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आप बोलिएगा तो उस फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल जानकारी और जितने भी वीडियोस होते हैं काउंसलिंग के सारे अपलोड्स आपको वहां पे मिलेंगे। क्वालिफाइंग कोड देखिए, 2 तरह के कोड होते हैं, कोड तो टोटल 7 होते हैं, पर अगर आप +2 मॉडल पे हैं और अभी आप क्वालिफाइंग हैं, +2 मॉडल हो या कोई भी मॉडल हो, अगर आप क्वालिफाइंग है मतलब इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं +2 या उसके इक्विवेलेंट, तो 01 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप +2 पास हो चुके हैं और स्कूल मॉडल पे है तो 02 सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप +2 पास हो चुके हैं, स्कूलिंग मॉडल पे नहीं है, आप कॉलेज मॉडल पे है तो 03 सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर क्या प्राइवेट कैंडिडेट या फिर जिनका बायोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट है या फिर जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं या फिर NIOS से जो फॉर्म भरे क्या वो एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल 100% एलिजिबल है राइट नाउ आज तक। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, MCI ने केस किया हुआ है। अगर हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन आता है, अगर वो उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई करती है तो बट नेचुरल सी बात है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं या फिर अगर आपने NIOS से पास किया है, बायोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, तो भी आप नीट 2025 का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें वही बात लिखा हुआ है कि कोर्ट का डिसीजन पे डिपेंड करता है। अब MCI ने अभी अप्लाई किया हुआ है, पहले कोर्ट ने क्लियर बोला था कि आप भर सकते हैं, MCI ने उस पर ऑब्जेक्शन डाला है। जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है, और उसी हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फिल करने में अगर आपको डाउट हो रहा है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर वहां पे बताऊंगा। थैंक यू।